नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ईमानदारी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। आप सबके यूपी टेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। देखो, यूपी टेट एग्जाम और सीटेट एग्जाम में काफ़ी अंतर है। कुछ टॉपिक का अंतर है, दूसरा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि सीटेट की क्लासेस देख के आपका यूपी टेट तैयार हो जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। यूपी टेट को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो यूपी टेट के लिए आपका एक हमने टॉपिक स्टार्ट किया, अधिगम। इससे पहले की क्लास में हमने समझा था अधिगम क्या होता है। फिर अधिगम के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी और आपका यूपी टेट का एग्जाम इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अधिगम के संबंध में स्किनर ने क्या बोला, अधिगम को क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, या तो लाइन दे देगा, पूछेगा अधिगम के बारे में ये लाइन किसने कही थी। तो ये सब तो हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने अभी तक उससे पहले की क्लास को डिस्कस नहीं किया तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। क्योंकि अधिगम का तात्पर्य क्या होता है, सरल शब्दों में हम समझते हैं तो अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अब भाई कोई भी चीज़ सीखनेंगे तो सीखने में कुछ चीज़ें होती हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, अधिगम की प्रक्रिया जल्दी हो जाती है। आप क्लास में भी बच्चों को देखते होंगे, कुछ बच्चे उसी टॉपिक को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो कुछ बच्चे उस टॉपिक को देर से सीख पाते हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? आप टीचर तो वही हो, आप उस बच्चे को भी पढ़ा रहे हो, आप उस बच्चे को भी पढ़ा रहे हो। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है, कोई बच्चा बहुत धीमे सीख रहा है। तो हमें समझना होगा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक परिस्थितियाँ हर बच्चे की अलग हो सकती हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक दो होते हैं, या कई बार पूछ लेते हैं अधिगम में सहायक कारक दो होते हैं। पहला कारण क्या होता है, व्यक्तिगत कारण। दूसरा कारण क्या होता है, पर्यावरणीय कारण। कुछ हमारे खुद के व्यक्तिगत कारक होते हैं, कुछ पर्यावरण, कुछ वातावरण के कारक होते हैं। तो सबसे पहले अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक समझते हैं। सबसे पहले बालक को सीखने की जिज्ञासा। जो आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हो, बच्चे को समझाना चाह रहे हो, क्या बच्चा सच में उसके प्रति जिज्ञासा है? बच्चा वो सीखना चाह रहा है तभी तो सीखेगा। इसीलिए कहते हैं जब भी हम बच्चों को पढ़ाएं तो सबसे पहले बच्चों की रुचि उत्पन्न करें। अपनी पाठ्य योजना को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट करें ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। अब आज मान लीजिए आपके एग्जाम में सीडीपी नहीं आनी होती, कोई आपसे कहता सीडीपी पढ़िए, सीडीपी तो बहुत कुछ सीखते हो, आप व्यवहार के बारे में सीखते हो, आप पढ़ते नहीं पढ़ते। जब तक हमारी उस सब्जेक्ट में जिज्ञासा नहीं होती या जब तक हमें उस सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, हम नहीं पढ़ते। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या होता है, जिज्ञासा। जिज्ञासा की जगह कई बार एग्जामिनर क्या कर देता है, रुचि भी लिख देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपको अभी तो सारी चीज़ें सरल लग रही होंगी, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या करेगा, तीन कारक यहाँ से उठा देगा, एक कारण यहाँ से उठा देगा। फिर पूछेगा इनमें से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, या इनमें से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अभी से समझ लीजिए। भाई अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो आप कितने भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करो, समझ नहीं पाएगा। अगला कारक होता है बालक की शैक्षिक पृष्ठभूमि। आप मान लीजिए कि क्लास थर्ड में जा रहे हो बच्चों को मैथ पढ़ाने। आप क्लास थर्ड में क्या कर रहे हो, बच्चों को मैथ पढ़ाने के लिए तैयार हो कि नंबर सिस्टम पढ़ाना है, हमें बच्चे को पढ़ाना है वंश टेंस का ज्ञान, स्थानीय मान पढ़ाना है, लेकिन बच्चे को नहीं आ रही है गिनती, तो आप बताइए कैसे पढ़ा पाओगे। इसलिए उस बच्चे की शैक्षिक पृष्ठभूमि कैसी है, इस बात पे भी फर्क पड़ेगा। आप पढ़ा रहे हो उसे स्थानीय मान, जातीय मान, प्लेस वैल्यू, ये वैल्यू, उसे नहीं आ रही है गिनती, तो कैसे समझ पाएगा। उस बच्चे की शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है, ये भी अधिगम की क्रिया को प्रभावित करता है। अगला कारक होता है सीखने का समय व अवधि। ये क्वेश्चन एक बार यूपी टेट पूछ सकता है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे जो हम टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल में कैसे बनाते हैं, जो कुछ कठिन टॉपिक होते हैं जैसे मैथ वगैरह होता है, उसे हम लंच के पहले रखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि लंच के बाद थोड़ा सा बच्चा सुस्त हो जाएगा, तो हो सकता है उसे मैथ सीखने में उतना इंटरेस्ट नहीं आए, तो कुछ हम एक्टिविटी करवा देते हैं लंच। तो जिस समय अब जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना है उस समय उसका सीखने का समय उपयुक्त है कि नहीं, इस बात पे भी ध्यान देना पड़ता है। परिपक्वता, जिस बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो क्या बच्चा इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मैच्योर है कि नहीं, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब आप क्लास फर्स्ट के बच्चे से कहिए चलिए आप सीडीपी पढ़ लो, उसे आएगी समझ में नहीं।
आपको देखना पड़ेगा जो आप पढ़ाने जा रहे हो बच्चे की आयु सीमा उसकी परिपक्वता के अनुसार है कि नहीं। अब मान लीजिए कि आप किसी गांव के बच्चे को पढ़ा रहे हो, आपका स्कूल है प्राइमरी स्कूल में, और बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हो तो बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाना है, तो बच्चे को आप डेयरी की जानकारी दे रहे हो, पैकेट वाले दूध के बारे में बता रहे हो सकता है गांव के बच्चे ने पैकेट वाला दूध ही नहीं देखा होगा, क्योंकि गांव के बच्चे ने तो देखा होगा कि भाई गाय से भैंस से दूध निकाल रहे हैं, तो उसे लगेगा पैकेट का दूध। अब वहीं आप ये बच्चे का कोई बच्चा सिटी में है, अब उसे सिटी के बच्चे ने मोस्टली क्या देखा होगा कि भैया हमारे यहाँ तो दूध पैकेट में आ रहा है, उसे आप बताओगे कि गाय भैंस के ऐसे दूध आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को पहले समझना होगा कि भैया उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, उस पृष्ठभूमि से आपको कनेक्ट करके उसको अगली पृष्ठभूमि में ले जाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। पता चला है आप तो बहुत धुरंधर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगेगा मैं तो इस सब्जेक्ट के एकदम मास्टर हूँ, लेकिन क्या होगा उस टाइम पे जब बच्चे को हो फीवर। आप समझिएगा मेरी बात को, आप बहुत मन से बहुत अच्छे तरीके से क्लास में पढ़ा रहे हो, लेकिन अब उस बच्चे को है फीवर, तो उसका पढ़ने में मन लगेगा नहीं लगेगा। आप कितनी भी बेहतर तरीके से कितना भी बेहतर टीएलएम का प्रयोग कर लीजिए, हो सकता है वो बच्चा किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान है, उसके घर में मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है या उसका दोस्त किसी से झगड़ा हो गया, बच्चा है मानसिक रूप से परेशान, तो भी आप कितनी भी बेहतर शिक्षण पद्धति का प्रयोग कर लीजिए, बेहतर से बेहतर टीएलएम का प्रयोग कर लीजिए, बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसीलिए हमें इन सारी चीज़ों को जानना है, ताकि इन सब चीज़ों को हम क्या करें क्लास में प्रयोग कर पाएँ। हमें अगर ऐसा लगे कि क्लास में कोई बच्चा बहुत खोया खोया है या परेशान, पहले उसकी परेशानी को समझना, उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करना है। आगे हम पढ़ेंगे नैदानित्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, वहाँ पर इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है। इसी के बाद अगला पॉइंट होता है कि सीखने वाले की अभिवृत्ति, क्या सीखने वाला इसके लिए तैयार है, क्या सीखने वाले की रुचि है उस विषय में, क्या सीखने वाला सच में सीखना चाहता है, इसका भी फर्क पड़ेगा। अगला है बुद्धि लब्धि। हर बच्चे की आईक्यू, हर बच्चे की बुद्धि लब्धि अलग होती है। हो सकता है कुछ बच्चों का आईक्यू तेज होता है, उस चीज़ को जल्दी सीख पाते हैं, और कुछ बच्चों का आईक्यू धीमा होता है, उस चीज़ को देर से सीख पाते हैं। देखो ये सारी चीज़ें जब समझ लोगे तभी आप कर पाओगे। अगर आपने सोच लिया ना कि हम पूरी सीडीपी रट लेंगे तो नहीं रट पाओगे। सीडीपी या कोई भी सब्जेक्ट जब तक आप समझोगे नहीं तब तक वहाँ पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, क्योंकि यूपी टेट हो या सी टेट हो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा। ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं आपको डायरेक्ट पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन इन सारे पॉइंट से जो आपके मन में एक थ्योरी बन रही है, जो मन में कॉन्सेप्ट बन रहा है, उस कॉन्सेप्ट का यूज करने से आप आंसर निकाल पाएंगे। अगला क्या, अधिगम प्रक्रिया। भैया आपका पढ़ाने का मेथड कैसा है। सबसे पहले तो आपका पढ़ाने का मेथड रुचिकर होना चाहिए, बच्चों को इंटरेस्ट जगे। दूसरा, ऐसा ना हो बहुत ही तानाशाह टीचर हो कि किसी बच्चे ने जरा सी आवाज़ की आपने उसे डांट दिया, डपट दिया या कोई पनिशमेंट दे दिया, तो हो सकता है बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना भी चाहे तो आपसे नहीं पूछे। तो एक तो अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षक या शिक्षिका पढ़ा रही उसका व्यवहार कैसा है, दूसरा उसकी प्रक्रिया कैसी है, क्या उसने रुचिकर बना रखा है, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कि बच्चे क्लास में बैठ के उबासी ले रहे हैं, टीचर अपना टाइम पास कर रहा है, इन सब चीज़ों का भी फर्क पड़ता है। अगला अनुशासन। क्लास में अनुशासन होना चाहिए, लेकिन ये अनुशासन नकारात्मक नहीं होना चाहिए। ये अनुशासन आपके डर के माहौल में नहीं बदले। आपको क्लास को शांत रखना है, अच्छे से रखना है, लेकिन ऐसा ना हो कि एक अनुशासन आपका डर के माहौल में, नकारात्मक अनुशासन नहीं रखना है। अगला शिक्षक के शिक्षण विधि। शिक्षण जिस भाई किस मेथड से पढ़ा रहा है, क्या बढ़िया टीएलएम वेलएम का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चों में इंटरेस्ट जगा पा रहा है कि नहीं जगा पा रहा है, बच्चे उसके साथ सक्रिय रूप से सीख पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं बच्चे निष्क्रिय रूप से बैठे हैं। तो अच्छा शिक्षण वो होता है जिसमें क्या हो, बच्चे सक्रिय हों। कैसे हो, सक्रिय हो, बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट करें, बच्चे खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करें। एनसीईआरटी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में कहा गया कि शिक्षक को कौन सी भूमिका निभानी है, शिक्षक को सुविधादाता मेंटर की भूमिका निभानी है। शिक्षक को बच्चे के अंदर ज्ञान का सृजन नहीं करना, बच्चे के अंदर ज्ञान का निर्माण नहीं करना, सिर्फ बच्चे के आसपास ऐसी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर दो जहाँ पर बच्चा क्या करे, अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण कर सके। जो ये 4-5 वर्ड बोले ना, ये वर्ड आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कौन सा अधिगम प्रभावी होता है,
वो अधिगम प्रभावी होता है जहाँ पर छात्र स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर ले अपने शिक्षक के सहयोग से, छात्र जहाँ पर रुचि लेता है, छात्र जहाँ पर सक्रिय सहभागिता से सीखता है, छात्र जहाँ पर करके सीखता है। ये सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ, वहाँ पे सारे पॉइंट आपको मिलते जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करिए, नोट करते जाइए। जैसे PDF तो आपको मिल जा रही है, लेकिन अभी जैसे मैंने कोई पॉइंट बोल दिया कि भैया करके सीखना चाहिए, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, शिक्षक को सुविधादाता की भूमिका निभानी, NCF क्या होते हैं, NCF का फ्रेमवर्क क्या होता है, अभी हमारी नई शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, किसने हेड था, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लिखते जाइएगा तो ये आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। अब क्या हुआ, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक क्या होते हैं, खुद उस व्यक्ति के हो सकते हैं कि भाई उसके भी कुछ कारक होते हैं। कुछ आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक होते हैं। पर्यावरणीय कारक जिसे हम वातावरणीय कारक भी कहते हैं, ये कारक भी आपके अधिगम सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला वातावरण का प्रभाव भी पता चल रहा है कि टीचर बहुत अच्छा है, टीचर के पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा है, शिक्षण विधि भी बहुत अच्छे, बच्चा भी बहुत रुचि से सीखने आया, लेकिन वो क्लास जहाँ पर बनी है वहाँ पर इतनी भयानक गर्मी हो रही कि फैन चल नहीं पा रहा है, लाइट प्रॉपर नहीं है, गर्मी से टीचर और छात्र दोनों परेशान हैं। अगर ऐसा वातावरण होगा तो क्या सीखने की प्रक्रिया प्रभावी होगी? नहीं जी, सीखने की प्रक्रिया प्रभावी नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया जो हमारा आता है ना फ्रेमवर्क, स्कूल कैसा होना चाहिए, स्वच्छ हवादार कक्षाएं होनी चाहिए, उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बाहरी वातावरण कैसा है ये भी आपके अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम, कई बार कुछ चीज़ों में आपका वंशानुक्रम का भी योगदान होता है। देखो, पूरा विकास वंशानुक्रम का गुणनफल नहीं होता, न ही पूरा आपके वातावरण का, लेकिन विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की भूमिका होती है। इसलिए उसकी बुद्धि लब्धि कैसी है इसका कुछ हद तक स्तर उसके माता पिता की बुद्धि लब्धि से भी निर्भर करता है, लेकिन ये हिस्सा मात्र 10% होता है, बाकी 90% वो कहाँ से, वातावरण से सीखता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान, उसका सामाजिक स्तर कैसा है, समाज में कैसा है। अब मान लीजिए एक बच्चा है, क्लास में सब उसका तिरस्कार कर रहे हैं, कोई उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, हो सकते हो बच्चे दिव्यांग हो, ये ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ पर क्या हो रहा है, अभी भी जात पात की भावना हो रही हो, बोले नहीं मैं तो उसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं तो उसके साथ नहीं बैठूंगा, तो क्या वो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा? वो तो पहले अपेक्षाओं से दबा हुआ है, पहले उपेक्षित महसूस कर रहा है। तो सामाजिक चीज़ें भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं। अगला क्या है, व्यक्तित्व का विकास, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। ये चीज़ें पर्सनालिटी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। कुछ अंतर्मुखी बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें आंसर तो आता है, लेकिन अपने आंसर को आपके सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। या वो बच्चे क्या होते हैं, बोलने का कौशल इतना अच्छा नहीं होता। तो ये भी चीज़ें हमें समझनी होगी कि कुछ बच्चे कैसे बोलना सीखेंगे। कुछ बच्चे क्या होता है, मौखिक रूप से कम समझा पाते हैं, लिखित रूप से दे पाते हैं, तो उन बच्चों को हमें धीरे धीरे बोलना सिखाना है। तो कभी सारी चीज़ें पढ़ क्यों रहे, ताकि अपने क्लासरूम को बेटर कैसे बना पाए। और जब भी आप कभी भी आंसर दीजिएगा तो आपके मन में एक आदर्श टीचर होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने पे ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे, एक आदर्श टीचर क्या करेगा, ऐसा टीचर के बारे में सोचिएगा जो हमेशा आपका फेवरेट होता था। क्यों फेवरेट होता था, उन कुछ गुणों के बारे में सोचिएगा। परिवार का वातावरण, आपके परिवार का वातावरण भी कैसा है, ये भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। पता चल रहा है सुबह जब स्कूल से घर आ रहा है तो घर में खूब लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसे परेशान हो के आया, लड़ाई झगड़े में पता चल रहा है सुबह बच्चे को प्रॉपर नाश्ता ही नहीं मिला, वो पता नहीं कैसे स्कूल आ ही गया, यही बड़ी बात है। तो परिवार का वातावरण कैसा है, ये भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षा के अनौपचारिक साधन, देखो शिक्षा के मुख्य रूप से 3 साधन होते हैं, औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, निरौपचारिक साधन। तो औपचारिक साधन क्या होते हैं, औपचारिक साधन तो होता है जो औपचारिक शिक्षा जो एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे आपको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा मिलती है वो कैसी होती है, औपचारिक शिक्षा। एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, जैसे कई बार हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, या कई बार हम रास्ते चलते हुए भी कोई व्यक्ति में कुछ सिखा देता है, हमारे दोस्त रिश्तेदार भी कुछ सिखा देते हैं, तो कैसी होती है, अनौपचारिक शिक्षा। अनिश्चित समय,
अनिश्चित स्थान, अनिश्चित व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई शिक्षा कैसी होती है? अनौपचारिक शिक्षा। तो देखो कई बार क्या होता है, हमें हमारे पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ों की सीख मिलती है। कई बार हम किसी वजह से परेशान होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो उस बच्चे को अनौपचारिक साधन कैसा मिल रहा है, ये भी उसके अधिगम को प्रभावित करता है। और ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, उस बच्चे को सोशल रूप से कैसा वातावरण मिल रहा है, कैसा उसको सारी चीज़ें। हो सकता है कि एक कोई बच्चा ऐसा है कि जिसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार से छोड़ने आ रहे हैं, एक बच्चा जिसे प्रॉपर टाइम पे ड्रेस ही नहीं मिल पा रही। दोनों में फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बच्चा बहुत खुश होकर आराम से आ रहा है ब्रेकफास्ट करते हुए, एक बच्चे को तो रात का ही नहीं पता खाना मिला कि नहीं मिला, ऐसे स्कूल आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं। कक्षा का भौतिक वातावरण, आपकी कक्षा का भैया वातावरण कैसा है? क्या उचित हवादार कक्षाएं हैं, पंखा वंखा की व्यवस्था है कि नहीं है, लाइट वाइट की व्यवस्था है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी आपके अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक वातावरण, जो क्लास में है, क्लास में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम जब पढ़ते हैं तो हम अपने स्टडी टेबल के पास जाते हैं तो हमारा माइंड होता है कि हाँ हमें पढ़ना है, और जैसे हम अपने बेड में जाते हैं तो हमारे माइंड में क्या चला जाता है, सोना है। क्योंकि हमारा बेड, हमारा माइंड क्या कर देता है, हर एक चीज़ से एक चीज़ इमेज कनेक्ट कर लेता है। बेड का मन आता है तो मेरे मन में तुरंत बात आती है सोना है। जैसे हम वॉशरूम की बात करते हैं तो पता चलता है कि भैया हमें नहाने जाना है। या जैसे हम ट्रेन वगैरह की बात करते हैं तो तुरंत मन में आता है ना ट्रेवल करना है, क्योंकि माइंड हर चीज़ से किसी न किसी चीज़ को कनेक्ट कर लेता है। इसीलिए क्लास का वातावरण मनोवैज्ञानिक रूप से, इसीलिए क्लास में थोड़ा सा टीएलएम वगैरह लगाते हैं, डेकोरेटिव रखते हैं ताकि बच्चों को देख के सीखने का मन करें। तो ये थे आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, या अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक होते हैं। एक होता है आपके व्यक्तिगत कारक, एक होता है पर्यावरणीय या वातावरणीय कारक। कुछ और चीज़ें होती हैं जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है, बालक का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है, सीखने की समय और ध्यान भी प्रभावित करता है, सीखने की इच्छा रुचि तत्परता भी उसको प्रभावित करती है, सीखने की विधि प्रभावित करती है, परिपक्वता, विषय सामग्री का स्वरूप, प्रेरणा, अध्यापक के सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगली क्लास में हम अधिगम के कुछ नियम पढ़ेंगे, अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे, और अधिगम से जुड़े हुए जितने भी प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जैसे स्किनर है, आपका थॉर्नडाइक है, पावलोव है, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। अधिगम का टॉपिक आपका थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करिएगा, एक अच्छे इंसान बनिए, समाज को, आपके माँ बाप को आपके ऊपर गर्व हो।